हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जॉनटेक डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं बीसीटीक्यू सीरीज के बारे में, बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के बारे में। आई होप आप इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से हमारी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टूल सिग्नेचर कंप्राइज ऑफ। ये बात कर रहा है कि सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसकी ज्योमेट्री में कितने एलिमेंट होते हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर आंसर होगा हमारा सी, कैलकाटा। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम एएसए सिस्टम की बात करते हैं, यानी मशीन रेफरेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, गामा एस, सी ई, सी एस एंड व्हाट आर इन किस में, इंच में। ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये टोटल हमारे क्या है, टूल ज्योमेट्री के क्या है, टूल सिग्नेचर के 7 एलिमेंट हैं जो हमसे पूछा गया है। यहां पर अल्फा बी क्या है आपका, बैक रैक एंगल। अल्फा बी क्या है आपका, बैक रैक एंगल। अल्फा एस क्या होता है आपका, साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल। गामा ई होता है आपका एंड क्लियरेंस एंगल। गामा एस होता है साइड क्लियरेंस एंगल। सीई होता है आपका एंड कटिंग एज एंगल। सी एस होता है साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। और आर क्या है आपका, नोज रेडियस। नोज रेडियस किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमारे पास कितने एलिमेंट देखने को मिलते हैं, 7 एलिमेंट देखने को मिलते हैं एएसए सिस्टम के अंदर। और इसी तरीके से ओआरएस यानी टूल रेफरेंस सिस्टम के अंदर भी हमें कितने एलिमेंट देखने को मिलते हैं, 7 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रेटर वियर। विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रेटर वियर, फेस, शैंक, बेस, फ्लैंक। अगर हम बात करें कि औजार का कौन सा भाग किसको बढ़ावा देता है, आपका क्रेटर वियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा जो वियर होता है टूल के अंदर वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा, क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर। क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर जो क्या करता है, अल्टीमेटली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की लाइफ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अल्टीमेटली टूल की लाइफ क्या होती है, कम होती है। जो क्रेटर वियर होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। मींस होता प्रेजेंट दोनों होते हैं हाई टेम्परेचर पर, लेकिन मोर डोमिनेट कौन करता है आपका, क्रेटर वियर। एट हाई टेम्परेचर पर क्या करता है, डोमिनेट्स ओवर फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर के ऊपर क्या करता है, ये डोमिनेट करता है। मतलब हाई टेम्परेचर कंडीशन में क्रेटर वियर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा फ्लैंक वियर की कंपैरिजन में। लेकिन ये होता कहां पर है, ये हमें देखने को मिलता है किस पर, ये हमें देखने को मिलेगा हमारे फेस पर। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फेस सेक्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्रेटर वियर देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं जो फ्लैंक वियर है, ये क्या होता है, ये लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर डोमिनेट्स ओवर व्हाट, क्रेटर वियर। ठीक है, ये कहां पर होगा, ये हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर
ये हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर जितने भी बाकी के एलिमेंट हैं फेस के अलावा वहां पर आपको देखने को मिलता है, यानी फ्लैंक पोर्शन पर, नोज पर यानी नोज रेडियस पर, फ्लैंक पोर्शन कौन सा आपका, साइड फ्लैंक और ऑक्सिलरी फ्लैंक, इसके अलावा नोज सेक्शन जो होता है हमारा नोज रेडियस, वहां पर कौन सा वियर हमें देखने को मिलता है, क्रेटर वियर देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल का कौन सा हिस्सा क्रेटर वियर को क्या क्या होता है ज्यादा, जहां पर हमें क्रेटर वियर देखने को मिलता है, तो किस सेक्शन में देखने को मिलेगा, ए आगरा। चलिए अभी तक जो हमने बात की है, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से रिलेटेड है। तो एक बार क्विकली हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री को समझते हैं, जिससे आपको जो जितनी भी कहानी हमने अभी तक बात की है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिएगा यहां पर ये क्या है, आपका एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये जो हिस्सा होता है ये क्या है आपका, फेस। ये क्या है आपका, फेस। ये होता है आपका फेस। ये हिस्सा है आपका क्या, फ्लैंक। ये हिस्सा है फ्लैंक, और इसको क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। और ये पूरा हिस्सा जो पीछे होता है इसको क्या बोलते हैं, शैंक पोर्शन। क्या बोलते हैं टूल का, शैंक पोर्शन। ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, ध्यान से सुनेंगे, ये हिस्सा हमारा होता है प्रिंसिपल फ्लैंक, प्रिंसिपल फ्लैंक। और ये हिस्सा होता है हमारा ऑक्सिलरी फ्लैंक, ऑक्सिलरी फ्लैंक। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है। ये हिस्सा है हमारा फेस, या जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये है हमारा शैंक पोर्शन, ये होता है हमारा फ्लैंक पोर्शन। और ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये क्या है आपकी, नोज रेडियस। क्या है आपकी, नोज रेडियस। तो इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। और यहां पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रेटर वियर के बारे में, तो वो इस सेक्शन पर होता है। कौन सा वियर, क्रेटर वियर। इस सेक्शन पर क्या होता है आपका, क्रेटर वियर देखने को मिलता है, जो हाई टेम्परेचर पर क्या करता है आपका, डोमिनेट करता है एज कंपेरेटिवली फ्लैंक वियर। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर हमारा जो फ्लैंक वियर होगा वो ये जो सेक्शन है आपका, यानी ये जो पूरा सेक्शन है नोज से लेकर ये पूरे फ्लैंक सेक्शन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर आपको देखने को मिलता है। यहां पर हम लोग क्विकली जो हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की है कि ज्योमेट्री के बारे में, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री के बारे में, तो जो ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है वो कैसे होती है, जब हम इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को डिफरेंट प्लेन में जाकर क्या करते हैं, कट करते हैं। डिफरेंट प्लेन में जाकर क्या करते हैं, हम कट करते हैं। तो हमें क्या होता है, डिफरेंट हमें एंगल देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कट करने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले जब अगर इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को इस प्लेन में, यानी प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू विड्थ, ये लेंथ क्या है यहां पर, ये है आपकी विड्थ, ये है आपकी लेंथ, ये है क्या आपकी लेंथ, ठीक है। अगर हम एक प्लेन लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू द बेस, ये सेक्शन आपका क्या है, बेस है। और जब हम इसको परपेंडिकुलर टू द बेस कट करते हैं और पैरेलल टू द विड्थ इस प्लेन में कट करते हैं, तो हमें दो एंगल देखने को मिलते हैं। मींस जब इस क्रॉस सेक्शन को जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, जब इस क्रॉस सेक्शन को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से सेक्शन हमें देखने को मिलता है। और जब इस सेक्शन में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, दो एंगल देखने को मिलते हैं। तो ये जो एंगल है, कि ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल कौन सा एंगल होता है आपका, अल्फा एस, यानी साइड रैक एंगल। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होता है हमारे पास, कौन सा एंगल होता है आपका, साइड क्लियरेंस एंगल। कौन सा एंगल होता है आपका, साइड क्लियरेंस एंगल। चलिए अगर हम दूसरा प्लेन लेते हैं,
ये आपको बता रखा है साइड रैक एंगल एंड साइड क्लियरेंस एंगल। इसी तरीके से अब अगर हम इसको एक प्लेन लेते हैं जिसमें हम कट कर दें, कौन सा प्लेन है, प्लेन पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस, अगर इस तरीके से अगर हम कट करते हैं तो अगेन हमें दो एंगल फिर से देखने को मिलते हैं। इस बार हमें कौन कौन से एंगल हमें हमारी टूल ज्योमेट्री में देखने को मिलेंगे, ये जो सेक्शन होते हैं ये कौन कौन से एंगल हमें देखने को मिलते हैं, ये होता है हमारा साइड कटिंग एज एंगल, ये होता है हमारा एंड कटिंग एज एंगल, और ये जो सेक्शन होता है ये होती है हमारी क्या, नोज रेडियस, नोज रेडियस, नोज रेडियस। चलिएगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको एक प्लेन और कंसीडर करें जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द लेंथ, अगर उसमें हम इसको कट करते हैं तो देखते हैं हमें कौन कौन से एंगल देखने को मिलेंगे। अगर हम एक प्लेन कंसीडर करें जिसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें जो दो एंगल देखने को मिलते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल होता है आपका अल्फा बी और ये एंगल होता है आपका गामा ई, यानी अल्फा बी बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल, एंड गामा ई होता है आपका एंड क्लियरेंस एंगल, एंड क्लियरेंस एंगल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री हमें मिलती है, जिसके जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज, फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कि सपोज ये हमारा क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो वर्टिकल से ये हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन, क्या है, रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल होगा वो होता है हमारा कौन सा, अल्फा क्या है, रैक एंगल, रैक एंगल। ये हमारे टूल का क्या दिखा रखा है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे टूल का, हमारा टूल कुछ इस तरीके से है, तो हमने इस वाले सेक्शन को दिखाया हुआ है, यानी फ्रंट व्यू हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर की जो सरफेस है ये होती है आपकी फेस, और ये जो नीचे की सरफेस है इसको बोलते हैं हम क्या, फ्लैंक, फेस और फ्लैंक, फेस, फेस एंड फ्लैंक, फेस एंड फ्लैंक, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल से बात करें तो ये एंगल होता है हमारे पास गामा, यानी क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, और ये एंगल जो बच गया है ये एंगल होता है हमारे पास फाई, ये एंगल होता है हमारे पास, इसको साइन लिख दो, ये एंगल होता है हमारे पास लिप एंगल। कौन सा एंगल है, लिप एंगल, किस किस के बीच में है, फेस एंड फ्लैंक के बीच में है। अल्फा रैक एंगल आपका किसको, किसके बारे, किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, चिप फ्लो को कंट्रोल करता है, कि चिप किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाले हैं, कि चिप फ्लो को कंट्रोल करता है। जो गामा होता है, जो गामा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके ये आपका जो मशीन सरफेस है और इस टूल के बीच में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। कि मींस जो टूल हमारा जब टूल हमारा कटिंग के ड्यूरेशन में जो हमारी सरफेस कट हो चुकी है, मशीन्ड हो चुकी है, उससे टकरा कर उसकी सरफेस को खराब ना कर दे, उसको कंट्रोल करता है। कौन सा एंगल हमारे पास, क्लियरेंस एंगल, और रैक एंगल आपका स्पेसिफाई करता है चिप की फ्लो की डायरेक्शन को, और फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है हमारे पास, साइन लिप एंगल। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज व्हाट, लिप एंगल। कौन सा, लिप एंगल, सी कैलकाटा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ एंड द कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज व्हेन एन एंड सी आर द कांस्टेंट। तो यहां पर जब हम बात करते हैं मशीन टूल के अंदर, एक हम पढ़ते हैं टेलर्स इक्वेशन, टेलर्स इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास जो टेलर भाई साहब थे, इन्होंने वेलोसिटी
और टूल की लाइफ के बीच में क्या दिया, एक रिलेशन दिया, क्या दिया, रिलेशन दिया, और वो कुछ रिलेशन इस तरीके से था, वीटी की पावर एन बराबर व्हाट, कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो एग्जाम्स में क्या है, पूछे गए हैं, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉन्स्टेंटली इस टॉपिक से इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इस सब्जेक्ट से इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर बात करेंगे वी टू द पावर एन बराबर क्या है, कांस्टेंट। यहां पर जो v है क्या है, आपकी वेलोसिटी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है टूल की लाइफ को। वेलोसिटी t इज टूल लाइफ, n क्या है आपका, कांस्टेंट है, जो किस पर डिपेंड करेगा, टूल मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है, आपके टूल मटेरियल पर। एंड c क्या है आपका, कांस्टेंट। यहां पर जब भी आप रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इक्वेशंस में कि मींस अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो तो टूल की लाइफ किस तरीके से इफेक्ट होने वाली है, उस तरीके की कैलकुलेशन, या टूल की लाइफ कितनी इंक्रीज हो जाएगी या वेलोसिटी बढ़ने पर टूल की लाइफ कितनी डिक्रीज हो जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ आप डील करते हो इस टेलर्स इक्वेशन से। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी कैलकाटा, सी कैलकाटा। देखिए जिस क्वेश्चन में समझने का ज्यादा होगा हम यहां पर समझेंगे, और जहां पर चीजें कुछ इंफॉर्मेशन के तौर पर होती हैं जो हमें क्या रखनी होती है, याद रखनी होती हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करने वाले हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए याद रखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो जो हमारे कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं वो नंबर ऑफ क्या होते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट काफी सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशन। कुछ हमारे पास गैस डिफेक्ट होते हैं, गैस डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ब्लो होल, पिन होल, पिन होल, इसके अलावा आपको स्कार देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं रैमिंग डिफेक्ट की बात करूं, रैमिंग डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको किस किस तरीके, स्कैब आपको क्या देखने को मिलता है, स्कैब आपका क्या है, एक डिफेक्ट है, कौन सा, कास्टिंग डिफेक्ट है। अगर मैं बात करता हूं हॉट टीयर के बारे में, हॉट टीयर, कोल्ड शट, कोल्ड शट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, कास्टिंग के डिफेक्ट है। मींस कट्स एंड वॉशर, कट्स एंड वॉशर, ठीक है। हॉट टीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपके कास्टिंग डिफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं ब्लो होल की बात करता हूं तो ब्लो होल क्या होता है, अगर किसी मोल्ड सरफेस में गैस डिफेक्ट पाया जाता है अंदर तो उसको बोला जाता है ब्लो होल। अगर ये डिफेक्ट किसके द्वारा होता है, अगर ये डिफेक्ट हाइड्रोजन के द्वारा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पिन होल। मींस जब हाइड्रोजन गैस पास होती है तो कुछ अपने ट्रेस छोड़ जाती है गैस के अंदर, तो उसको बोला जाता है पिन होल। अगर मैं स्कार की बात करूं कि जो हमारे जो मेटल के अंदर जब कास्टिंग होती है इस तरीके से, तो जब गैसेज होती हैं अगर वो क्या हो जाए, सरफेस पर आ जाएं, तो सरफेस पर टॉप पर आने के बाद तो क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगी, क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना जाती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर क्या होती है, बना देते हैं। तो ये जो सेक्शन बच गया है इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्कार, क्या बोलते हैं, स्कार। मींस सेलो ब्लो, सेलो ब्लो क्या कहलाता है आपका, स्कार कहलाता है। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। स्कार अभी हमने बात की है, ये क्या है आपका, एक कास्टिंग डिफेक्ट है। यहां पर क्या पूछ रहा है, जो नहीं है, जो नहीं है। हॉट टीयर क्या होता है, हॉट टीयर या जिसको क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैक क्या बोलते हैं। हॉट टीयर क्या होता है कि सपोज ये कुछ इस तरीके का सेक्शन है, यहां पर अगर मैं हॉट टीयर की बात करता हूं, सपोज ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सेक्शन है जिसकी हमने कास्टिंग की है, तो होता क्या है, ये जो शार्प क्रॉस सेक्शन है,
ये क्या है, शार्प जो क्रॉस सेक्शन है, तो इनकी वजह से जब मेटल क्या हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा, मींस जब कूलिंग हो रही होगी, तो बाकी की सरफेस से तो क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म कूलिंग रेट हो रही होगी। लेकिन यहां पर ये कॉर्नर सेक्शन पर क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं, आपके थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, मींस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होने लगते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोला जाता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं हॉट टीयर। हॉट टीयर मींस सरफेस पर क्या बनने लग जाते हैं, क्रैक बनने लग जाते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक बनने लग जाते हैं। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, चिल्स एंड पैडिंग का यूज करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाए, आपका यूनिफॉर्म कूलिंग रेट इंक्रीज हो जाए, यूनिफॉर्म कूलिंग रेट इंक्रीज हो जाए। तो यहां पर हॉट टीयर किसका डिफेक्ट होता है, आपका एक कास्टिंग का ही डिफेक्ट है। अगर कोल्ड शट के बारे में बात करें, कोल्ड शट के बारे में बात करें, तो कोल्ड शट क्या होता है कि सपोज ये आपकी इस तरीके की कास्टिंग है, और यहां पर आपने दोनों साइड से फ्लूइड को क्या कराया, एंटर कराया, दोनों साइड से फ्लूइड को एंटर कराया, लेकिन फ्लूइड की यानी जो मोल्टन मेटल है आपके पास किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी। किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में कमी की वजह से, फ्लूइडिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड की फ्लो होने की इनसाइड द मोल्ड, इनसाइड द मोल्ड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। तो क्या होती है, अगर फ्लूइडिटी कम है तो सपोज यहां से फ्लूइड चलना स्टार्ट हुआ और यहां पर जाकर कंप्लीटली क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अगर इसी तरीके से आपने यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो अगेन क्या हो गया, यहां पर जाकर फ्यूज हो गया। तो सपोज, तो कुल मिलाकर इस मोल्ड के अंदर ये कैविटी बच जाती है, ये कैविटी बच जाती है जब कब, जब हमने टू फ्लूइड्स को साइमल्टेनियसली मोल्ड के अंदर डाला। तो ये जो इस तरीके का जो डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह से, लैक ऑफ फ्लूइडिटी की वजह से, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका कोल्ड शट। क्या कहलाता है आपका, कोल्ड शट, वो कहलाता है आपका कोल्ड शट। तो इसका मतलब ये भी किस तरीके का डिफेक्ट है, कास्टिंग डिफेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, ये तीनों कास्टिंग डिफेक्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी कैलकाटा, सी कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्या है, ये स्कार का आपको रिप्रेजेंटेशन बता रखा है कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि स्कार किस तरीके से होता है कि जो हमारे जो गैसेज हैं वो ट्रैप होने के बाद जैसे ही ऊपर सरफेस पर आ जाएंगी, तो सरफेस पर आने के बाद क्या होगा, गैसेज तो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और यहाँ पर मेटल की क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। तो ये डिफेक्ट क्या होता है आपका, स्कार डिफेक्ट होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। हॉट वर्किंग मेटल की कब की जाती है, मेटल की हॉट वर्किंग का क्या मतलब है, देखिएगा वर्किंग का मतलब है, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, वर्किंग का मतलब होता है, वर्किंग का मतलब है मेटल का डिफॉर्मेशन करके टू चेंज इन द शेप, टू चेंज इन शेप एंड साइज बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जरिए आप क्या कर रहे हैं, शेप में चेंज कर रहे हैं, साइज में चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, वर्किंग कहलाता है। अगर आप ये विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, मैकेनिकल वर्किंग। और ये जो वर्किंग होती है वो दो तरीके की होती है। कौन सी, दो तरीके की होती है। कौन कौन से तरीके की होती है, एक होती है आपकी कोल्ड वर्किंग, दूसरी होती है आपकी हॉट वर्किंग, एक और होती है जो दिमाग में आ रही होगी आपके, वार्म वर्किंग। वो इन दोनों के बीच का ही है, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग क्या होती है, हॉट वर्किंग क्या होती है, सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे। कोल्ड वर्किंग का मतलब है यहां पर हम अपनी तरफ से
कोई टेम्परेचर ऐड नहीं कर रहे हैं और मटेरियल की यानी जो आपके पास जो मेटल है, जो कोई भी शेप है, उसकी क्या कर रहे हैं आप, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कराकर उसकी शेप एंड साइज में क्या कर रहे हो, चेंज, मींस नो टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाता है आपका, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी कोल्ड वर्किंग जो होती है कहां पर होती है, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कोल्ड वर्किंग होगी कहां पर होगी, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हॉट वर्किंग जो होगी वो कहां पर होगी, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि वर्किंग का मतलब है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जरिए मेटल की शेप और साइज में क्या करना, चेंज करना। अब ये जो वर्किंग है वो दो तरीके की हो सकती है, कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग। एक हम वार्म वर्किंग की बात करते हैं, वो कोल्ड से बेटर है, हॉट से क्या होता है, कम होता है। दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज का कंबाइंड फॉर्म है क्या, वार्म वर्किंग। तो यहां पर बात करते हैं जो कोल्ड वर्किंग होती है, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर आपका होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हॉट वर्किंग बोला जाता है। अब सर ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जब आप डिफॉर्मेशन होने के बाद जब किसी मेटल को हीट किया जाता है तो ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर वापस से इसके क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कहलाता है आपका, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या कहलाता है आपका, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर मैं वार्म वर्किंग की बात करता हूं, यानी अगर मैं कोल्ड वर्किंग का एक एग्जांपल लूं, तो यहां पर आप सिंपल रूम टेम्परेचर पर आप क्या करो, हैमरिंग कर रहे हो, किसी भी मटेरियल लिया और उसको हथौड़े से आपने उसको क्या करना, मारना स्टार्ट कर दिया, उसकी ग्रेन साइज को, शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नॉर्मली किसका एग्जांपल है, एक तरीके से आपका कोल्ड वर्किंग का एग्जांपल है। अगर आप उसको हीट करते हो कहां तक, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और तब आप उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर रहे हो, ग्रेन्स में चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, हॉट वर्किंग कंडीशन। हॉट वर्किंग कंडीशन, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। अगर मैं फायदे की बात करूं तो यहां पर स्ट्रेंथ, कोल्ड वर्किंग के अंदर स्ट्रेंथ, हार्डनेस क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। किसके कंपैरिजन में, हॉट वर्किंग के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्ट्रेंथ और हार्डनेस नहीं होगी, लेकिन इन जनरल कंडीशन यहां पर आपको क्या करना, यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि डक्टिलिटी, मेटल के अंदर डक्टिलिटी और जो हमारी जो टफनेस होती है वो क्या होती है, हमारी कम होती है एज कंपेरेटिवली किसके, हॉट वर्किंग के। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डक्टिलिटी यहां पर ना के बराबर चेंज होती है, इतना इफेक्ट नहीं आता। अगर मैं कोल्ड वर्किंग की बात करता, सॉरी हॉट वर्किंग के बारे में बात करता हूं, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी जो स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपैरेटिवली व्हाट, कोल्ड वर्किंग। लेकिन यहां पर हमें डक्टिलिटी एंड टफनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। डक्टिलिटी एंड टफनेस क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज होती है। एक हमें बेनिफिट मिलता है, हमारी जो पोरोसिटी है, मींस कोई भी अगर गैप है मेटल्स के अंदर, पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्या हो जाती है, कंप्लीटली एलिमिनेट होने लगती है, कंप्लीटली एलिमिनेट होती है। अगर मैं बात करता हूं कि सर इसके पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें क्या चाहिए होगा, हाई पावर की मशीन रिक्वायर्ड होती है, हाई पावर मशीन रिक्वायर्ड होती है। इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर है। जबकि यहां पर मींस हाई पावर की, हाई फोर्सेस की क्या होंगी, हमें मशीन रिक्वायरमेंट होंगी। जबकि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमारे साथ जो दिक्कत आती है वो ये आती है सर कि हाई टेम्परेचर के साथ मेटल्स ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस।
ऑक्सीडेशन टेंडेंसी क्या होती है मेटल की, इंक्रीज होती है। किसमें, हॉट वर्किंग के अंदर। तो इसीलिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं क्या, वार्म वर्किंग। वार्म वर्किंग में हमें क्या होता है, दोनों के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ हमारी पावर कम हो जाती है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ना जाने की वजह से हमें क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो हम फटाफट हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आई होप ये सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है। तो हॉट वर्किंग कब किया जाता है, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पर आपके क्रिस्टल का फॉर्मेशन बनना, वापस से क्रिस्टल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए। चलिए देखिएगा, ये है हमारी कंडीशन कि सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, डिफॉर्मेशन करना स्टार्ट किया एक सरफेस ली और उसको कंटिन्यूअसली ठोकना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें जो ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट तरीके से क्या हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। अल्टीमेटली आपका क्या होगा, अल्टीमेटली आपका क्या होने लगेगा, अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों किस पर डिपेंड करती हैं, आपके ग्रेन साइज पर और उनके ओरिएंटेशन पर। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये छोटे छोटे जो ग्रेन्स हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे आपस में मिलना स्टार्ट होंगे, यानी रिकवरी होना स्टार्ट होगी। जो आपने इनके साथ कारनामा किया है वो खत्म होना स्टार्ट होगा। और फिर एक कंडीशन ये आएगी कि धीरे धीरे इनके क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पार्शियली क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये क्रिस्टल बनना स्टार्ट होंगे और फिर एक टाइम के बाद वो टेम्परेचर जहां पर इनका क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जब इसके बाद क्या होते हैं, फुली क्रिस्टल बन जाते हैं, फिर अगेन होती है आपकी ग्रेन ग्रोथ और इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, कंप्लीट कोर्सनिंग होती है। और ये जो आपको दिख रहा है ओरिएंटेशन मिक्स मैच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको यहां से भी दिख रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेंथ और हमारी क्या है, हार्डनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जबकि डक्टिलिटी और फॉर्मेबिलिटी और टफनेस हमारी क्या होंगी, एज कंपेरेटिवली इंक्रीज होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मॉल्टन मेटल टू द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन किसका है, कास्टिंग का है। तो कास्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये पूछना चाह रहा है कि कास्टिंग के अंदर वो पैसेज जिससे, वर्टिकल पैसेज जिससे क्या होता है, मॉल्टन मेटल मोल्ड के अंदर एंटर होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्ड कैविटी में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसका आंसर होगा क्या, स्प्रू, बी बॉम्बे। क्या होगा, बी बॉम्बे। तो देखते हैं सर बी बॉम्बे कैसे होगा। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मोल्ड कैविटी का डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। जब हम कास्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ये जो होता है, ये सेक्शन क्या कहलाता है, आपका पोरिंग बेसिन यानी पोरिंग कप होता है। इसकी सहायता से ये जो टेपर्ड आपको सेक्शन दिख रहा है, यहां से क्या होगा, मोल्टन मेटल इसके अंदर जाता है, जिसके अंदर अगर एयर चली गई, तो वो एक डिफेक्ट क्रिएट करती है। कौन सा डिफेक्ट, जी हां आप सही सोच रहे हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ठीक है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। उसके बाद ये स्प्रू बेस वेल होता है, कुआं होता है जहां पर मेटल आपका आता है, जिससे कि क्या कर सके, ये टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग को अवॉइड कर सके, क्योंकि जब हाई वेलोसिटी के साथ आपका मोल्टन मेटल गिरेगा तो स्प्लैशिंग होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। ये सेक्शन आपका कहलाता है आपका रनर, ठीक है, रनर। जब ये मेन जो एंट्री होती है कास्टिंग की, ये जो सेक्शन होते हैं जो येलो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, गेट हैं। और जो कास्टिंग के ऊपर इस तरीके का सेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका राइजर। क्या होता है, आपका राइजर। और राइजर का काम क्या होता है, सर क्या प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड लिक्विड
मेटल ड्यूरिंग श्रिंकेज, ड्यूरिंग श्रिंकेज यानी जब श्रिंकेज हो रहा हो, जब आपका यहां पर क्या हो रही, कूलिंग हो रही हो, और अगर मेटल की कमी हो जाती है कास्टिंग के अंदर, तो ये राइजर क्या काम करता है, इस कास्टिंग को क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विड मेटल प्रोवाइड करता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था कि मोल्ड के अंदर यानी गेटिंग सिस्टम के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो पोरिंग बेसिन से यानी मोल्ड कैविटी यानी वर्टिकल सेक्शन के बारे में बात की है, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि सर वर्टिकल सेक्शन तो इसमें दो हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारा कौन सा, स्प्रू, और दूसरा है हमारे पास राइजर, स्प्रू का काम है मोल्टन मेटल को लाना, मोल्टन मेटल जो यानी जो पिघला हुआ जो मेटल है उसको इस गेटिंग सिस्टम के अंदर लेकर आना, और जबकि राइजर का काम अभी हमने बात की है कि जब इसकी कूलिंग हो रही होगी, मेटल जब ठंडा हो रहा होगा, उस ड्यूरेशन में मेटल की कमी को अवॉइड करना। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ शेपर, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात किसका है, मशीन टूल का है, मशीन टूल से है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी शेपर मशीन होती है उसका साइज किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी लगेगा, क्योंकि जब हम शेपर के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, शेपर मशीन स्पेसिफिकेशन कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो शेपर मशीन के स्पेसिफिकेशन की कि हमें शेपर मशीन चाहिए तो कैसे बताओगे, तो वहां पर आप किसकी बात करते हो, सबसे पहले मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक, किसकी बात करते हो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक के बारे में बात करते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप बात करते हो डिफरेंट, और उसके बाद फिर आप बात करते हो किसके बारे में, क्विक रिटर्न रेशियो के बारे में भी बात करते हो। उससे पहले आप बात करते हो किसके बारे में, टोटल वेट ऑफ मशीन। उसके बाद फिर आप बात करते हो कि टोटल सरफेस एरिया, कि आपको सरफेस एरिया कितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप बात करते हो किसके बारे में, क्विक रिटर्न रेशियो के बारे में, क्विक रिटर्न रेशियो के बारे में। तो यहां पर ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, इसमें जो सबसे पहले आएगा वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा किसके लिए, किसी भी मशीन के स्पेसिफिकेशन के लिए। इस तरीके से शेपर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर शेपर के लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो कौन सा होने वाला है, आपका फर्स्ट यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद इनकी प्रायोरिटी आती है ऑप्शन के अंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन देखते हैं, ग्रॉस वेट ऑफ द मशीन ये हो सकता है, ग्रॉस वेट ऑफ द मशीन ये हो सकता है। दूसरा है सरफेस एरिया दैट कैन बी मशीन्ड इन 1 आवर, ये भी हो सकता है। क्विक रिटर्न रेशियो भी हो सकता है। एंड द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द कटिंग टूल, ये असल में जो मैक्सिमम ट्रेवल है वो आपको क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक के बारे में बता रहा है। तो यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट, देखिएगा क्वेश्चन में कई बार आपको क्वेश्चन की भावनाओं के साथ खेलना होता है, यानी कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन चूज करना है या आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। जब जहां पर भी कंफ्यूजन हो, तो अगर आपकी सिमिलर चीजें हो रही हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या चूज करना होता है, जिनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका दिल्ली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेथ बेड इज मेड ऑफ, लेथ मशीन का जो बेड होता है वो किसका बना होता है। आई होप आप सभी ने आंसर ऑलरेडी कर लिया है। आंसर क्या होगा आपका, ए कास्ट आयरन, ए कास्ट आयरन। क्यों बना होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज, लेथ का बेड जो होता है, जो लेथ मशीन होती है उसका काम क्या होता है, लेथ बेड का टोटल लोड को, टोटल यानी कंप्रेसिव लोड को सहन करना। उसके अलावा जितने भी वाइब्रेशन वगैरह आ रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसको भी क्या करना, उसको भी ग्राउंड को ट्रांसफर करना, यानी उसको भी आपको क्या करना है, सहन करना है। और जो कास्ट आयरन होता है इसकी, ये क्या है, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट ये क्या है आपका, ब्रिटिल मटेरियल है, ब्रिटिल मटेरियल है। सबसे पहली बात आपका ब्रिटिल मटेरियल है। सेकंड पॉइंट है कि कास्ट आयरन जो ब्रिटिल मटेरियल है, इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? हाई। यही हमें चाहिए। लेथ मशीन बेड का काम क्या होता है? उसके ऊपर जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं, जितने ज्यादा कंपोनेंट होंगे उतना ही उसके ऊपर क्या आने वाला है, उतना ही उसके ऊपर क्या आएगा आपके पास, यानी फोर्सेस आने वाले हैं। कौन से फोर्सेस? कंप्रेसिव फोर्सेस। तो इस मटेरियल के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? हाई होती है। और तीसरा पॉइंट ये क्या होता है? इट इज गुड, या अच्छा होता है इन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज। डैम्पिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको क्या कर ले, ये सहन कर ले। तो इस वजह से जो कास्ट आयरन होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? आपके लेथ मशीन के बेड को बनाने के लिए। और जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? लेथ मशीन के बेड को बनाने के लिए, लेथ मशीन बेड के बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? कास्टिंग प्रोसेस क्या करते हैं? यूज करते हैं। देखिए, अगर मैं क्लासिफिकेशन में की बात करूं तो जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होते हैं उनको कई भागों में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। मेटल फॉर्मिंग हो गया, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस हो गए, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हो गए, मेटल जॉइनिंग हो गए, मेटल मशीनिंग प्रोसेस हो गए और रिजनरेटिव प्रोसेस हो गए। जब हम डिफरेंट के अंदर बात करते हैं तो कास्टिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग प्रोसेस मेटल जॉइनिंग के अंदर आते हैं। इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच हैव द हायर वैल्यू इन द मार्केट देन द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहां पर ये लेथ मशीन बेड को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं। कास्ट आयरन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मटेरियल क्या है आपका? ब्रिटल मटेरियल है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें चाहिए और ये क्या है? गुड प्रॉपर्टीज देता है किसमें? डैम्पिंग के अंदर, यानी वाइब्रेशन को अच्छी तरीके से डील कर लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए आगरा। जबकि बाकी क्या है? स्टील, जो किसमें डक्टिलिटी जिनकी हाई होती है एज कंपेरेटिवली ब्रिटल मटेरियल। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कहां से है? आपके मेटल फॉर्मिंग से है। मेटल फॉर्मिंग से है। तो सबसे पहली बात, जो कॉइनिंग होता है, कॉइनिंग जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है आपका? कोल्ड फोर्जिंग। कैसा प्रोसेस होता है? कोल्ड फोर्जिंग। तो इसका तो आंसर तो होगा आपका ए आगरा। अब कहानी सुनिएगा। जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, मेटल फॉर्मिंग जो प्रोसेस होते हैं वो एक्चुअल में, अगर मैं डिटेल क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो ये आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो, एज अ रॉ मटेरियल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सॉलिड, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को, और क्या है ये? शेपिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस, मतलब यहां पर ना तो आप कोई मटेरियल ऐड कर रहे हो, ना ही कोई रिमूव कर रहे हो, केवल एक फॉर्म ऑफ मटेरियल को उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर रहे हो बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो मेटल फॉर्मिंग जो होता है कि आपने रॉ मटेरियल क्या लिया है, उसके बेसिस पर हम किसकी बात करते हैं? सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग। दूसरा होता है आपका लिक्विड स्टेट मेटल फॉर्मिंग, लिक्विड स्टेट मेटल फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस। और थर्ड होता है आपका पाउडर स्टेट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हमारा जो सॉलिड स्टेट होता है, इसी के अंदर हम जो प्रोसेस पढ़ते हैं कौन कौन से? रोलिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रोसेस, एक्सट्रूशन प्रोसेस और कौन से? ड्राइंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। रोलिंग के अंदर आप क्या करते हो? दो रोलर्स के बीच में से, या किसी भी शेप के हो सकते हैं, आप मटेरियल को पास कराते हो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कराकर उसकी शेप में क्या करते हो? चेंज करते हो।
दूसरा, फोर्जिंग के अंदर आप डाइज का यूज करते हो, जिनकी सहायता से आप क्या कर रहे हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करा रहे हो और शेप में चेंज करा रहे हो। एक्सट्रूशन के अंदर किसी भी प्री डिफाइंड कैविटी से मेटल को पास कराकर उसके शेप में चेंज किया जाता है। और ड्राइंग के अंदर मेटल को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, जिससे क्या हो सके, उसकी शेप में चेंज हो सके। तो ये कहलाते हैं, ये आते हैं हमारे किसके अंडर, सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग के अंदर, मेटल फॉर्मिंग के अंदर। और ये जो सारे के सारे प्रोसेस, अगर मैं तीनों प्रोसेस के बारे में बात करूं तो ये भी कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, मेजरली अगर डिफाइन करूं तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, कोल्ड कंडीशन और कौन सी, हॉट कंडीशन। ये क्या बताएगा, जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि मींस कोल्ड वर्किंग कंडीशन और हॉट वर्किंग कंडीशन, कोल्ड वर्किंग कंडीशन और हॉट वर्किंग कंडीशन। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड स्टेट की, तो इसके अंदर जो एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो वो एग्जांपल आता है आपका कास्टिंग के अंदर। कास्टिंग क्या है, एक तरीके का मेटल को शेप प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी शेपिंग प्रोसेस ही होता है। जबकि सॉलिड स्टेट, यहां पर अगर मैं पाउडर स्टेट की बात करूं तो यहां पर एग्जांपल आता है आपका पाउडर मेटलर्जी। जो आप जो पाउडर मेटलर्जी जो पढ़ते हैं वो किसका एग्जांपल है, एक तरीके से आपका शेपिंग प्रोसेस ही है, शेपिंग प्रोसेस ही है। क्या होता है आपका शेपिंग प्रोसेस। अब ध्यान से सुनिएगा, हम ये जो पूरी कहानी जो पढ़ते हैं, क्योंकि कास्टिंग हमारा क्या होता है, एक बहुत ही पुराना प्रोसेस है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक कास्टिंग प्रोसेस, जिसको हम प्राइमरी प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा हम बोलते हैं मेटल फॉर्मिंग। तो ये जो मेटल फॉर्मिंग आप जो पढ़ते हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वो आप कौन सी मेटल फॉर्मिंग पढ़ते हो, एक्चुअली सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग के बारे में बात करते हो वहां पर, सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहां पर जो भी आप रॉ मटेरियल लेते हो वो किस फॉर्म में लेते हो, आप सॉलिड फॉर्म में लेते हो, यानी बिलेट, ब्लूम, इस तरीके से आप क्या यूज करते हो, एक शीट यूज करते हो। तो वो किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग। और इसी के अंदर क्या पूरी की पूरी राम कहानी पढ़ते हो, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग की कहानी के बारे में आप पढ़ते हो। तो आप एक्चुअल में कौन से पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग के बारे में। तो हम जनरली बोल देते हैं इन टर्म्स ऑफ आर स्पीकिंग क्या, कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, कास्टिंग, वेल्डिंग, जिसको हम एक्चुअल में क्या है, जॉइनिंग प्रोसेस होता है। इसी तरीके से मेटल फॉर्मिंग भी क्या है आपका, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग। चलिएगा, अब ये तो कहानी रही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि सर ये कॉइनिंग क्या है, सर ये कॉइनिंग क्या है। देखिएगा, आपको हमेशा दो प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका कॉइनिंग प्रोसेस, एक होता है एम्बोसिंग प्रोसेस। एम्बोसिंग प्रोसेस ध्यान रखेंगे दोनों में। ये क्या होता है आपका, कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस, कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। कोल्ड फोर्जिंग का मतलब यहां पर फोर्जिंग हो रही है लेकिन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। कॉइनिंग के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कॉइनिंग के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारे कॉइन्स होते हैं, एग्जांपल की बात करूं, कॉइन्स होते हैं, मेडल्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, कॉइनिंग के एग्जांपल। सर बोलेंगे सर एम्बोसिंग में भी तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो याद रखेंगे कि कॉइनिंग के अंदर एक सरफेस के ऊपर दो डिफरेंट शेप आपको क्या होती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं। एक सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, तो डिफरेंट शेप प्रोजेक्ट होती हैं। जबकि एम्बोसिंग के अंदर एक ही सरफेस के ऊपर एक सेक्शन को प्रोजेक्ट कराया जाता है बाय स्टैंपिंग प्रोसेस और बाय ड्राइंग प्रोसेस। तो इतनी बात दिमाग में क्लियर हो चुकी है। और एग्जांपल की बात करूं तो एम्बोसिंग जो प्रोसेस होगा, इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, ज्वेलरीज के अंदर, ज्वेलरीज के अंदर। तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि जितने भी पेंडल्स वगैरह होते हैं उनमें एक सेक्शन तो उठा हुआ रहता है और सेम प्रोजेक्शन उनके अपोजिट साइड में होता है, लेकिन वहां पर मेटल प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, वहां पर मेटल प्रेजेंट नहीं होता। जबकि कॉइनिंग के अंदर अगर आप सिक्के को ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस है, तो एक साइड में एक अलग सरफेस आपको, अलग मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, अलग प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कॉइनिंग प्रोसेस कहलाता है। और वो किस तरीके का प्रोसेस है, आपका कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस है। मतलब यहां पर जो मेटल को जब आप डिफॉर्म कर रहे हो तो मेटल क्या हो रहा है, केवल सरफेस पर ही क्या होता है, आपका फ्लो होता है, कंप्लीट वॉल्यूम में नहीं जाता। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आगरा, ए आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है
फिलर मटेरियल यूज्ड इन, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन किसका है, हमारे वेल्डिंग का है, वेल्डिंग का है। और जो वेल्डिंग होती है, सबसे पहली बात हम कुछ बात करते हैं कि जो वेल्डिंग है वो क्या है, आपका मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। क्या है आपका, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होता है। और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं मेटल जॉइनिंग के, सोल्डरिंग होता है, ब्रेजिंग होता है। तो वेल्डिंग के अंदर आप क्या करते हो, दो मटेरियल को आपस में जॉइन करते हो और एक जो भी आपका डिजायर्ड शेप और साइज है वो आप क्या करते हो, अचीव करते हो। तो अगर बात करते हैं फिलर मटेरियल के बारे में, तो फिलर मटेरियल हम किस में यूज करते हैं, फिलर मटेरियल जो यूज होता है वो किसके अंदर होता है, फिलर मटेरियल जो यूज होता है वो यूज होता है आपके गैस वेल्डिंग के अंदर, गैस वेल्डिंग के अंदर। अगर मैं यहां पर इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं, अगर मैं वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ध्यान से सुनेंगे कि वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो यहां पर जो वेल्डिंग होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरी होती है आपकी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। कौन सी, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, थर्ड होती है सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, अगर यहां पर एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को और हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजीनस वेल्डिंग प्रोसेस। ऑटोजीनस वेल्डिंग का मतलब है यहां पर कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं किया जाता, मतलब नो फिलर मटेरियल। इसका क्या मतलब है सर, फिलर मटेरियल क्या होता है, फिलर मटेरियल जब भी आप किसी भी दो मेटल को ज्वाइन करते हो तो उनको ज्वाइन करने के लिए आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो यूज करते हो एज ए फिलर मटेरियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलर मटेरियल कहते हैं, जो हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज किया है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग। और क्या बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग। जबकि यहां पर क्या होता है, आपके फिलर मटेरियल का यूज होता है, फिलर मटेरियल यूज। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस वेल्डिंग। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारे एग्जांपल हो जाएंगे वो कौन कौन से, फोर्ज वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कोल्ड फोर्जिंग, डिफरेंट प्रेशर वेल्डिंग। तो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके सॉलिड स्टेट के एग्जांपल हैं। और भी एग्जांपल हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की, तो यहां पर इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम आर्क वेल्डिंग के अंदर और केमिकल वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर, और किसके अंदर, केमिकल वेल्डिंग के अंदर। किसके अंदर, केमिकल वेल्डिंग के अंदर। जब हम बात करते हैं इसी तरीके से यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसको किस में, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में बात करते हैं। और जब यहां पर हम आर्क की बात करते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम शील्डेड आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। यहां पर जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, तो स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग
सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। इसी तरीके से जब मैं गैस वेल्डिंग के बारे में केमिकल वेल्डिंग के बारे में बात करता हूं, तो यहां पर हम इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक होता है हमारे पास गैस वेल्डिंग, दूसरा होता है हमारे पास थर्माइट वेल्डिंग। तो हमें इतनी कहानी पता चल चुकी है कि यहां पर वेल्डिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप मेटल को क्या करें, हीट करें। किसकी बात कर रहा हूं? लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूं। आप मेटल को हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद जब दोनों मेटल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और जब वो ठंडा होगा तो वहां पर क्या बना लेगा, एक जॉइंट बना लेगा, बीड बना लेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बना देगा अल्टीमेटली। तो वो क्या कहलाता है, आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको हीट प्रोवाइड करनी है, और ये जो हीट को प्रोवाइड करने के तरीके बेसिस पर ये कौन कौन से तरीके का हो सकता है, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग। यहां पर जो हीटिंग जो प्रोवाइड करी जा रही है, किसके जरिए किया जा रहा है, स्पार्क के जरिए यानी आर्क के जरिए किया जा रहा है। रेजिस्टेंस के अंदर जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो हीट H इक्वल टू आई स्क्वायर RT से आप क्या करते हो, हीट जनरेट करते हो, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, जो मेटल है उनको फ्यूज करने के लिए, जिससे कि वो आपस में मिल जाएं, यानी होमोजीनियस एक मिक्सचर बना लें, और बाद में कूल्ड होकर क्या बना लें, एक आपका जॉइंट क्रिएट कर लें। जबकि केमिकल वेल्डिंग जो होती है वहां पर आप क्या करते हो, गैसेस का यानी गैसेस का यूज करते हो, केमिकल का यूज करते हो, जिसकी सहायता से आप क्या क्रिएट करते हो, हीट को क्रिएट करते हो, जिसके अंदर आते हैं आपके गैस वेल्डिंग एंड थर्माइट मिक्सर। जो हम जो गैस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर हम मेनली पढ़ते हैं कौन सी, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, कौन सी, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की कहानी पढ़ते हैं। गैस वेल्डिंग की कहानी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, फ्लेम क्रिएट करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट द कॉम्बिनेशन किस के, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के हमें 3 फ्लेम्स मिलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन कौन सी फ्लेम आपकी फ्लेम यूज होती हैं, न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम के अंदर जो ऑक्सीजन C2H2 ये जो रेशो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का क्या होता है, 1:1। ऑक्सीडाइजिंग के अंदर ये रेशो 1.2 to 1.5 तक वेरी करता है, 1:1। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होने वाली है, जबकि कार्बोराइजिंग के अंदर किसकी, एसिटिलीन गैस की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी 0.9:1। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, हम 3 फ्लेम का यूज करते हैं, और फिलर मटेरियल का यूज किया जाता है किसके अंदर, किसके अंदर यूज किया जाता है, गैस वेल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है। और किसके अंदर यूज किया जाता है, फिलर मटेरियल का यूज करते हो आप टंगस्टन यानी टिग वेल्डिंग के अंदर आप क्या करते हो, फिलर मटेरियल का यूज करते हो, क्योंकि वहां पर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हो। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, हाई रेजिस्टेंस। इस तरीके से स्पॉट क्रिएट करना क्या कहलाता है आपका, स्पॉट वेल्डिंग। किसमें, रेजिस्टेंस के अंदर। सीम वेल्डिंग, कंटिन्यूअस स्पॉट बनाना क्या कहलाता है आपका, यानी लीक प्रूफ जॉइंट बनाने में। सीम वेल्डिंग आप कहां यूज करते हो, लीक प्रूफ जॉइंट के लिए आप यूज करते हो। और ये तीनों की तीनों किसके टाइप हैं, आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप हैं। जबकि अगर बात करें जो गैस वेल्डिंग है वो किसका टाइप है, केमिकल वेल्डिंग का टाइप है, जिसके अंदर क्या यूज होता है आपका, फिलर मटेरियल। तो आंसर होगा आपका सी कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल पैटर्न आर यूज्ड
4 जो ये किसका है, सबसे पहले क्वेश्चन कास्टिंग का है, यानी मेटल कास्टिंग का है। ये पूछना चाह रहा है मेटल कास्टिंग के अंदर हम जो मेटल पैटर्न यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। देखिएगा वहां पर हम बात करते हैं, इनिशियली हम किसका यूज करते थे, वुडन पैटर्न का, यानी लकड़ी का हम पैटर्न यूज करते थे, जिसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, एक मोल्ड क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हाई टेम्परेचर की मोल्टन लिक्विड मेटल को क्या कराते हैं, पोर कराते हैं और उसको फिर सॉलिडिफाइड होने देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कास्टिंग का प्रोडक्ट बनता था। लेकिन इस मोल्ड से, लेकिन यहां से इसके बाद फिर हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिए, मेटालिक पैटर्न यूज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहां पर हम क्या चाहते थे कि हमें क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए कि नंबर ऑफ यानी स्केल प्रोडक्शन हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा हम वॉल्यूम में क्या बनाना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसका पैटर्न का यूज करते हैं, हम मेटालिक पैटर्न का यूज करने लगे, क्योंकि वुडन पैटर्न नंबर ऑफ पीसेस बनाने के लिए, इसको जब हम तोड़ते हैं, जब हम हमारी कास्टिंग को निकालते हैं, तो वुडन पैटर्न क्या होने लगते हैं, बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो इस वजह से हम कौन सा यूज करते हैं, मेटल पैटर्न का यूज किया जाता है। तो किसके लिए किया जाएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में अगर हमें कास्टिंग के प्रोडक्ट बनाने हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, आपके मेटल पैटर्न का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is non-chip removal process? Which of the following is non-chip removal process? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें चिप का रिमूवल नहीं होता। चिप क्या होता है, एक डेड मटेरियल होता है, मटेरियल का ही पार्ट होता है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम होता है मेन मटेरियल की तरह, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो नॉन चिप रिमूवल की प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें चिप रिमूव नहीं होती। मिलिंग, अगर बात करते हैं मिलिंग के अंदर, तो मिलिंग के अंदर आप क्या बनाते हो, गियर बनाते हो, उसमें शेप देते हो। एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है, मेटल का रिमूवल होता है, यानी यहां पर तो क्या होती है, चिप रिमूव होती है, क्या होती है, आपकी चिप रिमूव होगी। थ्रेड कटिंग, जब भी आप थ्रेड काटोगे किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वहां पर भी क्या होता है, मेटल का रिमूवल, मेटल रिमूव होता है। इसी तरीके से जब हम गियर बनाते हैं, अब किसी सरफेस पे ही तो हम बनाने वाले हैं गियर, और जब हम गियर बनाते हैं तो वहां पर भी कुछ मटेरियल क्या होता है, हमेशा रिमूव होगा, मेटल क्या होगा, यहां पर भी रिमूव होगा। तो फिर सर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ए आगरा, यानी स्पिनिंग ऑन दी लेथ। सर ये स्पिनिंग क्या है, सर मिलिंग के बारे में हम जानते हैं, थ्रेड कटिंग के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। गियर हॉबिंग का यूज किस लिए किया जाता है, टू प्रोड्यूस द गियर्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिनिंग क्या होता है, तो इसको समझाने की बजाय सबसे पहले तो दिमाग में एक बात याद रखेंगे, ये क्या है आपका नॉन चिप रिमूवल, जो एक्चुअली इसका आंसर भी है, रिमूवल प्रोसेस, नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस दैट इज ओनली शेप चेंज। शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ना तो कोई मटेरियल रिमूव हो रहा है, यानी एक तरीके का क्या है, ड्राइंग प्रोसेस है। अब ये होता कैसे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि हो क्या रहा है, देखेंगे ध्यान से। ये हमारे पास एक डिस्क है, देखिए ये एक डिस्क है हमारे पास, ये एक डिस्क है। तो स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होगा, ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, लेथ मशीन के ऊपर, ये विद द हेल्प ऑफ रोलर, एक हमारे पास रोलर है, इसकी सहायता से हम इस डिस्क के ऊपर फोर्स लगाएंगे और ये इस तरीके की शेप में कन्वर्ट होगा, इस तरीके की शेप में कन्वर्ट होने वाला है। ध्यान से देखेंगे, ये धीरे धीरे इस पे हम रोलर की सहायता से फोर्स लगाएंगे और ये किस तरीके का फ्रस्टम का रूप ले लेगा,
इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका बिना कोई चिप निकले क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से एक मूविंग मैंडल के ऊपर इसको क्या कराया जा रहा है, फोर्सफुली इसको फ्लो कराया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, हमारा स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, एक तरीके का ड्राइंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक लेथ मशीन के ऊपर एक मैंडल के ऊपर मेटल को क्या कराया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल कौन सा है, हमने अभी अभी बात की है कि जो थर्माइट और जो गैस वेल्डिंग है वो किसके एग्जांपल है हमारे पास, ये है हमारे पास केमिकल लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के। जबकि आर्क हमारा क्या है, आर्क वेल्डिंग भी क्या है, ये है हमारा आर्क वेल्डिंग किसका एग्जांपल है, ये भी आपका लिक्विड स्टेट का है, लिक्विड स्टेट का है। और जब हम बात करते हैं कि डी, यानी जो हमारा जो डेली ऑप्शन है डी, वो किसका एग्जांपल है, आपके सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डेली डी। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा है। स्पिनिंग क्या होता है, प्रोसेस देखा हमने, कास्टिंग में किस तरीके से गेटिंग डिजाइन होती है, वेल्डिंग के अंदर किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, मेटल फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है। तो इस तरीके से मशीन टूल के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।